Okay. गुड आफ्टरनून। देखो, वैसे तो स- सर को तुम जानते ही होंगे। है? नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। सर नीरज सर है, जो सुबह डेली आज 8 बजे रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं अपने। तो क्लास तो कभी भी ले सकते हो, यूट्यूब वाली क्लास कभी भी है। इसके अलावा आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में भी 10 सवाल आएंगे करंट अफेयर्स के। देखो, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई पहले से नहीं कह सकता कि मुझे आता है। देखिए, किसी किताब में पहले दिया हुआ पुराना अगर आपने याद कर लिया तो जरूरी नहीं कि पुराना आएगा या नहीं आएगा। तो सर आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि तुम डायरेक्ट ही ऑफलाइन में कि क्या पढ़ना है, कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, कौन से सोर्सेज। वैसे तो आपको करंट अफेयर्स की बुक मिलती है, बेस्ट बुक है जो आपको मिलती है ना, कि अभी मिली होगी 3 महीने का करंट अफेयर्स मिला होगा, पहले 1 साल की करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बुक और क्लास में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता करंट अफेयर्स का, क्योंकि ये पूरी रिसर्च के बनती है, उसके बाद में ये आपकी बनती है। तो सर से जो भी आपके डाउट हो करंट से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, बाकी सर आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे। लो नीरज सर। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे आपको है। देखो, बाकी सब्जेक्ट्स है जैसे 10 क्वेश्चन मान लो हिस्ट्री से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं या आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं। तो यदि आपने पुराना भी पढ़ा है, किसी ने 6 महीने पहले कोई आर्ट एंड कल्चर का कोई टॉपिक पढ़ लिया तो उसको भी आप कर सकते हो। लेकिन करंट अफेयर का इशू ये है कि यदि आपने नहीं पढ़ा, जैसे एग्जाम में आप बिल्कुल नहीं पढ़ के गए, तो वहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मतलब आपने एग्जाम में बैठे हो तो आप 10 नंबर तो पहले ही पीछे चल रहे हो। भाई आपके ये है जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले पूछते हैं कि सर यदि करंट अफेयर नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े तो एग्जाम देने मत जाओ। भाई 10 क्वेश्चन आजकल बहुत बड़ा रोल है। पहले ठीक है चीजें, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं रीट में हूं, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं 10 ही तो क्वेश्चन आएंगे, मैं छोड़ दूं तो सही चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो आप खुद देख रहे हो कितना टफ है, कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। तो वहां पर छोड़कर जाने वाली तो कोई बात रहती नहीं है। मतलब आपको शानदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चे कई बार ये पूछते हैं, मैं जो बेसिक चीजें हैं मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो वो आप पूछ लेना। बच्चे पूछते हैं सर राजस्थान करंट अफेयर में हमें सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है या सर्वे पढ़ना है, बजट पढ़ना है, योजनाएं पढ़नी है, नीतियां पढ़नी है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने देखा होगा कल 11 स्टैंड का पेपर हुआ था और उसमें भी राजस्थान करंट अफेयर ही है। 25 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, इस बार लगभग 15-16 क्वेश्चन आए हैं। उस 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हैं जो सीधे डायरेक्टली करंट अफेयर से आए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन योजना से हैं, आर्थिक समीक्षा से हैं, बजट से हैं। है ना? तो आपको ज्यादा फोकस ये करना है, जैसे कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं कि सर मैं डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं आप हमें ऐसा बता दो जिससे हमें धीरे धीरे तैयारी हो और एग्जाम के टाइम हम अच्छे से रिवीजन कर पाए। वैसे तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ो, जिससे आपके बिल्कुल चांसेस कम हो जाएंगे कि 10 में से मिनिमम 8 से 9 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे यदि आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो तो। और आपका आगे भी बहुत टारगेट है कि सर मुझे आरएस का एग्जाम भी देना है और भी कुछ एग्जाम देना है तो। लेकिन आपका क्योंकि मैक्सिमम आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बहुत रहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप योजनाएं पढ़ो अच्छे से, इकोनॉमिक सर्वे है वो अच्छे से पढ़ो, बजट पढ़ो। मतलब 10 में से 6 क्वेश्चन आपके उसमें से हो जाएंगे करेक्ट। फिर जो 3-4 क्वेश्चन है वही आपके करंट अफेयर से आएंगे। बाकी मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, मंथली करंट अफेयर की क्लास होती है और डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां, सारी चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। तो मेरा कहना इतना सा है कि एक तो रेगुलर पढ़ते रहो, योजना फ्लैगशिप स्कीम्स है, बाकी राजस्थान सरकार की जो योजना है उनको पढ़ते रहो। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा याद होता नहीं है ना, ये बड़ा इशू है। तो कि सर डाटा याद नहीं होता है, हमें बजट है वो चेंज होती रहती है लगातार, वो याद नहीं होता। तो उसके लिए यही है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ो, छोटी छोटी चीजें देखो, कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो कि आज हमने इतना सा पढ़ा, आज हमने इकोनॉमिक सर्वे में मान लो कि हमने ये पढ़ा कि पर कैपिटा इनकम कितनी है राजस्थान की, या आपने पूरा कि जीएसपी में जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो कितना है, आपने ये देख लिया और उसका कुछ डाटा याद कर लिया। अब एक साथ गलती क्या
करते हैं कि पूरी सर लास्ट में मैराथन देख लेंगे और मैराथन से सारा कवर हो जाएगा, फिर इतने ऐसा लगता है जैसे गोलियां चल रही हो जैसे जब डाटा आता है इकोनॉमिक सर्वे का तो कहते हैं सर ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ आंकड़े बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है गोलियां चला रहे हो, क्योंकि ये सारा दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं, याद नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम में, आप समझ सकते हो। यदि कट ऑफ से आपके 10 नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो छोड़ने जैसा तो कुछ रहना ही नहीं चाहिए, और पढ़ना अभी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप छोड़कर चले गए तो सर 2-3 क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे। बाकी आपके कुछ डाउट्स हो तो बताओ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कुछ किसे कैसा भी आपको डाउट हो करंट अफेयर से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। देखो आप और रिकॉर्डेड सेशन में देख लिया करो, जो कह रहे हैं ना 8 बजे आपकी शुरू हो जाता होगा, 7 बजे शुरू हो जाता है। हाँ तो आप रिकॉर्डेड देख लिया करो वैसे रिकॉर्डेड देख लिया करो। और वैसे क्लास से पहले आपकी एक मैराथन क्लास, मतलब जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, योजनाएं, नीतियां मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगा, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी प्रीफर रहेगा वैसे पढ़ा देंगे। हाँ ऑफलाइन यहाँ से पढ़ा देंगे, जिससे आपका वो चीजें कवर हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप यदि ये सोच रहे हो कि एक मैराथन से सारे याद हो जाएंगे, याद नहीं होते हैं, क्योंकि डाटा ही डाटा है, कितना याद करोगे आप, तो याद नहीं होता, प्लस चेंज होता रहता है। जैसे पिछली बार जब हम पढ़ते थे तो पढ़ते सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलस्टोनाइट में हमारा एकाधिकार है, इस बार चेंज हो गया, इस बार हम कहते हैं नेचुरल जिप्सम है, कैल्साइट है, वोलस्टोनाइट है, उसमें हमारा पहला स्थान है। तो ये तो डाटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है, हर साल चेंज हो रहा है, तो आपको इसमें तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा। और कुछ डाउट है तो किसी का? हाँ देखो करंट अफेयर ऑफलाइन हर बैच में ऐसे पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसलिए फिर यूट्यूब पर ऐसा है कि आप जिसको पढ़ना हो वो आराम से पढ़ सकता है। बाकी आपके जब एग्जाम होगा उससे पहले मैराथन क्लास हो जाएगी, मैं आपको बजट भी पढ़ा दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा दूंगा, योजना भी पढ़ा दूंगा, नीतियां भी पढ़ा दूंगा। 4 तो ये, और एक करंट अफेयर की क्लास होगी जिसमें आपके मेरे हिसाब से 10 में से 8-9 क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे। क्या? हाँ बिल्कुल, वो वैसे चल रहा है पीडीएफ, या आप ये कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा आपने, तो पीडीएफ वहां पर आती है, तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो। हाँ पीडीएफ देख लिया करो। हाँ देखो अपन जो आरपीएससी है, आरपीएससी हमेशा 3 महीने का पूछती है। अपन ट्रेंड थोड़ा सा देखें तो एनालिसिस करें तो लगभग जैसे अभी जैसे एग्जाम है तो जनवरी फरवरी मार्च का सफिशिएंट मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से हैं। लेकिन यहाँ पर आप कुछ एग्जाम जैसे आरएमएसएस भी करवा रहा है, उसमें थोड़ा सा लंबा है। सेफ ये है कि लगभग 8 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लें, सबसे सेफ है। 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ लें, सबसे सेफ होता है वो, है ना। हाँ भाई जनवरी का बजट आप पढ़ना है, जनवरी में सॉरी फरवरी में बजट भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे भी आता है ना। तो आप उसमें से पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। कुछ आप क्या पूछना चाह रहे हो, कंफर्म बताओ। हाँ पर मैं कह रहा हूँ सबसे सेफ है 8 महीने का, है ना। हाँ अर्नेस्ट मोड में 3 महीने, आरपीएससी में तो 3 महीने मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। और कुछ? ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक यू। देखो, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये सभी पॉइंट्स डिस्कस किए। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, और उस इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये लास्ट कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा पूछा जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट, या हिंदी में इसे हम मेमोरी प्रबंधन की बात करते हैं। देखिए, आपको समझना है कि सबसे पहले कि मेमोरी को मैनेज करने की जरूरत क्यों होती है। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की आवश्यकता क्यों है, वो आप सभी को पता है कि अगर हमें किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से रखना हो,
तो ये डेटा आप टेम्पररी मैनर में या परमानेंट मैनर में स्टोर करना चाहें तो आपको कंप्यूटर में स्थान की जरूरत होती है, और उस स्थान को हम कंप्यूटर में मेमोरी कहते हैं। अब वैसे तो देखा जाए तो कंप्यूटर में दो शब्द होते हैं। तो ये जब भी हम किसी भी मेमोरी शब्द की बात करें तो मेमोरी का संदर्भ कंप्यूटर में एक मेमोरी कंपोनेंट से होता है, जो कि कौन सा होता है, रैम। और अगर कंप्यूटर में कभी भी स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज का संदर्भ जो होता है वो किससे होता है, हार्ड डिस्क से होता है। तो ये आपके हार्ड डिस्क वाले भाग से होता है। तेज अब यहाँ पे लेकिन कंप्यूटर में जब भी आपके वर्किंग की बात की जाए तो हम करेंगे किसी भी कंप्यूटर की जो वर्किंग मेमोरी होती है, ठीक है, जो वर्किंग मेमोरी होती है वो वर्किंग मेमोरी प्रमुख रूप से कौन सी मेमोरी होती है, रैम होती है। कि सीपीयू कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटा जहां से लेता है वो मेमोरी कौन सी है, रैम होती है। अब हर कंप्यूटर सिस्टम में जो रैम की कैपेसिटी होती है, तो रैम की कैपेसिटी आपकी होती है कैसी, लिमिटेड। ठीक है, आपके जैसा आपने कहा कि साहब मेरे पास में रैम जो है किसी कंप्यूटर में 1 GB है, किसी में 2 GB है, किसी में 4 GB है, किसी में 8 GB है, तो आपकी रैम की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी, ठीक है, आपके पास में जैसे आप कोई भी आप जगह की बात करें, जगह भी सीमित होता है। तो जब हमारे पास में किसी चीज की लिमिट आ जाती है तो उस समय हम यहाँ पर मैनेज करने की बात करते हैं। अब देखो आपके पास में हमने कहा कि प्रोसेसिंग जो आजकल कंसेप्ट यूज किया जाता है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज किया गया है। या आजकल हम कहते हैं कि कंसेप्ट कौन सा यूज करते हैं, मल्टी टास्किंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ये मल्टी या फिर आजकल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो कि कौन सा वाला कंसेप्ट है, मल्टी प्रोसेसिंग। इन सब में मेमोरी के रूप में रैम है, लेकिन रैम आपके सबके लिए शेयर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साहब आजकल इनका मतलब है कि हमारे पास P1 भी आ सकता है, P2 भी आ सकता है, P3 भी आ सकता है, P4 भी आ सकता है, P5 भी आ सकता है, P6 भी। ए मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है, तो एक से ज्यादा प्रोसेस आपके यहाँ पर हो सकती है। लेकिन आपकी ये जो प्रोसेस है, आप सभी को पता है कि जब प्रोसेस क्रिएट होती है तो कौन सी स्टेट में होती है, और न्यू स्टेट में क्रिएट होती है तो कौन सी मेमोरी में होती है, कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को अगर हम एग्जीक्यूट करवाना चाहें, किससे एग्जीक्यूट करवाना चाहे, सीपीयू से। तो सीपीयू से एग्जीक्यूट करने के लिए पहले इन प्रोसेस को कहाँ लोड करना पड़ेगा, मेन रैम में। रैम का मतलब इन्हें कौन सी क्यू में लाना पड़ेगा, रेडी। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि रैम की कैपेसिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। तो एक तरीके से आपके मैनेजमेंट में पहला कार्य हो गया मेमोरी अलोकेशन और डी एलोकेशन, कि मेमोरी का आवंटन करना या मेमोरी को आपकी आवश्यकता के अनुसार हटा देना। भाई जैसे एक सिंपल तरीके से समझो कि भाई नई वैकेंसी आने के लिए सबसे पहले क्या होती है, पोस्ट क्रिएट होती है। तो अगर पोस्ट क्रिएट नहीं होगी तो क्या आपकी कोई भर्ती हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहीं तभी तो हो सकती है जब वहां पे या तो पोस्ट क्या है, खाली हो, तभी तो वहां जाके वो सीट पे बैठ सकते हो। या फिर उस पोस्ट को खाली करनी पड़ेगी, खाली काम करनी मतलब उसे या तो वहां से हटाना पड़ेगा, रिटायरमेंट कर दो, या फिर उसका क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपने एक वर्ड पढ़ा था कि हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। तो यहाँ पे आपकी जैसे रेडी क्यू आपकी होती है, तो बहुत सारे रेडी से आपके सीपीयू के पास जाती है कौन सी स्टेट में, रनिंग। लेकिन बहुत सारी प्रोसेस को रनिंग से कौन सी में, वेटिंग। और यहाँ पर भी हमने एक वर्ड पढ़ा था, सस्पेंडेड वेटिंग। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिर एक कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि मुख्य मेमोरी से प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया जाता है, कौन सा, स्वैपिंग। जरूरत पड़े तो वापस लाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे भी मेमोरी मैनेजमेंट चाहिए, स्वैपिंग जो कि कंसेप्ट होता है, जो कि कौन सा, वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे भी मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत है। यहाँ कौन सी प्रोसेस रैम में जाएगी, किस प्रोसेस को रैम से हटाना है, यहाँ पर भी किसकी जरूरत है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जो अवेलेबल मेमोरी को अलोकेट और डी अलोकेट करने का कार्य करता है। पहला कार्य है अलोकेशन करना। मैं जैसे आज समझो कि यहाँ पे इस कोचिंग में, अगर इस बिल्डिंग में अगर 5 क्लासरूम है तो एट ए टाइम कितने बैच आ सकते हैं, 5 ही तो आ सकते हैं। देखिए, छठा बैच लाने के लिए मुझे पहले वाले किसी एक बैच को वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसके अलावा कौन से वाले बैच को कौन से क्लासरूम में भेजना है, ये भी मैनेजमेंट है। कि आप यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि बड़े बैच को आप छोटे क्लासरूम में भेज दो, अलोकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आपके यहाँ पर डिफाइन की जाती है वो आपके मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है। कि हम कहते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य उपलब्ध मेमोरी को किफायती रूप से क्या करना, उपयोग करना। क्योंकि मेमोरी भी आपके कंप्यूटर का क्या है, रिसोर्स है। देखिए, अगर रिसोर्स को सही तरह से मैनेज नहीं किया गया तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। क्योंकि अगर हम कहते हैं रिसोर्स, आप किसी प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए और रिसोर्स नहीं मिला तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक भी हो सकती है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं इनडेफिनेट वेटिंग टाइम भी हो सकता है प्रोसेस का। याद है कि आपकी एक प्रोसेस आपकी न्यू स्टेट में है, लेकिन उस प्रोसेस को न्यू से कौन से स्टेट में नहीं भेजा गया, रेडी स्टेट में, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है, कम। तो इनडेफिनेट वेटिंग टाइम हो गया उसका। तो ऐसे जो भी आपके कंसेप्ट होते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट इस भाग में माने जाते हैं। तो ये जिसे आपका मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये साथ में आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो एक ही तरह की नहीं होती है। आपके कंप्यूटर में मेमोरी अलग अलग तरह की होती है। तो आप जब अलग अलग तरह की मेमोरी होती है तो कौन से वाले प्रोग्राम को कहाँ, कब और किस तरीके से प्रोसेस करना है, फिर भी हमें एक मैनेजमेंट की जरूरत होगी। तो लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालिए मेमोरी मैनेजमेंट। हेडिंग डालिए मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें लिखिए मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग है, मुख्य भाग है जो जो उपलब्ध मेमोरी को उपलब्ध मेमोरी को नियंत्रण तथा प्रबंधन, नियंत्रण तथा प्रबंधन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है, जिससे जिससे मेमोरी मेमोरी ब्लॉक को मेमोरी ब्लॉक को मेमोरी ब्लॉक को वर्तमान में वर्तमान में निष्पादन किए जाने वाले वर्तमान में
निष्पादन किए जाने वाले प्रोग्रामों को किफायती रूप से आवंटित किया जा सके, किफायती रूप से आवंटित किया जा सके। तो हम कहते हैं कि सही तरह से मेमोरी का यूटिलाइजेशन। ठीक है, आप सही तरह से आपके जो मेमोरी के ब्लॉक हैं उनमें प्रोग्राम को यूज करना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि वैसे अगर आप याद रखना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं कि मैनेज द, पहला जो फंक्शन हम कह सकते हैं कि कौन सी मेमोरी, ठीक है, आपकी कौन सी मेमोरी की बात करता है हमेशा, ये प्राइमरी। आप कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करना। ठीक है, पहला जो मेन फंक्शन, मेन कार्य होता है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उस प्राइमरी मेमोरी को क्या करना होता है, मैनेज करना है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि आपका अनेबल, ठीक है, अनेबल स्वैपिंग, स्वैपिंग एंड वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी एफिशिएंटली, एफिशिएंटली। तो यहां पे हम कहते हैं कि स्वैपिंग, स्वैपिंग तथा वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी को सही तरह से लागू करना, तरह से लागू करना। स्वैपिंग का मतलब होता है किसी प्रोग्राम को अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी से कहां ले जाना, सेकेंडरी मेमोरी, और आवश्यकता पड़ने पर वापस सेकेंडरी मेमोरी से कहां लेकर आना, प्राइमरी मेमोरी में। और ये जो स्वैपिंग का कार्य जिस स्थान पर किया जाता है वो हार्ड डिस्क का हिस्सा होता है, और उस स्थान को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी। कि हम कहते हैं कि रैम की क्षमता का विस्तार करने के लिए हार्ड डिस्क के एक भाग को अस्थायी रूप से एक्सटेंडेड रैम के रूप में काम में लिया जाता है, और उस स्थान को वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है प्रोटेक्ट प्रोसेस, ठीक है, फ्रॉम अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो हम कहते हैं कि अनादि प्रोसेस के अनाधिकृत, प्रोसेस के अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षा। देखिए, आप यहाँ पे एक प्रोसेस जब रन कर रही है तो कोई दूसरी प्रोसेस उसे इंटरफेयर ना करे। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि एक ब्लॉक बना दिया तो इस ब्लॉक में केवल वही प्रोसेस होगी, कोई दूसरी प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक और पार्ट हम कह सकते हैं कि सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोसेस। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस टू रन, ठीक है, टू रन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। हम कहते हैं कि समांतर, समांतर एक से अधिक, अधिक प्रोसेस को रन करने में सहायक, रन करने में सहायक। क्योंकि आप यहां पर एक से ज्यादा ब्लॉक बनाएंगे और जितने ज्यादा ब्लॉक होंगे उतनी प्रोसेस होगी। भाई समझो, इस क्लास में जितनी ज्यादा बेंचेस लगी होगी उतने ही ज्यादा जने क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने कहा था ना कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, मेन मेमोरी में एक समय में उपलब्ध प्रोसेस की संख्या।
और वो उपलब्ध संख्या किससे निर्धारित होती है, कितने ब्लॉक है। अगर 5 ही ब्लॉक बने हुए हैं, तो ये 5 ही ब्लॉक बने हुए हैं, तो उसमें केवल कितनी प्रोसेस रिसाइड हो सकती है, 5। अगर 10 ब्लॉक बने हुए हैं तो 10 प्रोसेस हो सकती है। तो यहां पर इन सभी को मैनेज करना आपका होता है। देखो समझो, आपकी हायरार्की होती है जिसमें हम कहते हैं कि अलग अलग तरह की मेमोरी कंपोनेंट हो सकते हैं। कि हायरार्की के अकॉर्डिंग की बात करें तो सबसे ऊपर हायरार्की में जो होता है वो कौन से होते हैं, रजिस्टर। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की जो सबसे छोटी और सबसे तेज जो मेमोरी इकाई कंसीडर की जाती है वो कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। तो ये रजिस्टर के बाद में हम कहते हैं कि इसके बाद में अगली जो मेमोरी आपकी होती है जिसे कौन सी मेमोरी कहलाता है, कौन सी, कैसे मेमोरी। तो ये हम कहते हैं कि यहाँ पे सीपीयू के एक्सेस को बढ़ाने के लिए या सीपीयू और रैम की गति के मिसमैच को दूर करने के लिए एक हाई स्पीड बफर मेमोरी का यूज किया गया है जिसे कौन सी मेमोरी कहते हैं, कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी के बाद में आपके कंप्यूटर की अगली जो मेमोरी मानी जाती है उसे कौन सी मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी। देखिए सीपीयू अगली मेमोरी जहां डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, तो ये मेन मेमोरी में मेनली हम कंसीडर करते हैं वो कौन से मेमोरी की बात करते हैं, रैम की। अब इसके अलावा आजकल अलग अलग तरह की सेकेंडरी मेमोरी बन गई है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि एक्सेस के आधार पर कुछ डिस्क आती है जिसे हम कौन से डिस्क कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के बाद में हम कहते हैं कि जिसका एक्सेस आपका होता है, देखिए जो कि कौन सी वाली डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क। तो ये मैग्नेट जैसे आजकल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क में कौन सी यूज करते हैं, एसएसडी। तो ये मैग्नेटिक डिस्क की जब भी बात की जाए तो कौन सी यूज होती है, एसडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी यहाँ पर यूज हो सकती है। तो इसके बाद में आपका यहाँ पर हम कहते हैं कि कंप्यूटर में तो ये कुछ डिस्क और होती है जिन्हें कौन सी डिस्क कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क, जैसे कि सीडी, डीवीडी, जैसे कि कौन सी, बीआरडी, और आजकल कौन सी होती है, एचवीडी। और जिसमें सबसे धीमा, तो हम कहते हैं कि जिसमें सबसे धीमा जो एक्सेस आपके कंप्यूटर में होता है उस वाले भाग को जिसके नाम से जाना जाता है वो कौन सी टेप कहलाती है, मैग्नेटिक। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक टेप में जो एक्सेस होता है वो कैसा होता है, सीक्वेंशियल। कैसा होता है, सीक्वेंशियल। तो हमेशा याद रखिए कि मेन जो सीपीयू एक्सेस करता है सबसे पहले किसको करता है, रजिस्टर। अब यदि रजिस्टर में कोई वैल्यू नहीं होती तो कैश, और कैश में नहीं होती है तो मेन। मेन अगर हम कहें कि एक्सेस के आधार पे चलें तो रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेन मेमोरी, फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, और फिर कौन सा, मैग्नेटिक डिस्क। हमेशा एक्सेस, ये सीपीयू से जितना दूर जाओगे एक्सेस क्या होता जाएगा, धीमा। देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है अरेंज द मेमोरी ऑन द बेसिस। अगर आपका कोई भी डेटा कहीं भी है तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है। इन सेकेंडरी मेमोरी में से डेटा को कहां लाना पड़ेगा, मेन मेमोरी। फ्रिक्वेंटली एक्सेस चाहिए तो कैश में, और कैश से कहां लाना पड़ेगा, रजिस्टर में। ये एक हायरार्की मानी जाती है। ठीक है, अगर आपके पास में केवल एक ही तरह की मेमोरी होती तो मैनेज करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हम कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में नंबर ऑफ मेमोरी है। आज हम जब भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो कंप्यूटर की हायरार्की में है, अलग अलग आपकी मेमोरी कंपोनेंट होते हैं, और जब अलग अलग मेमोरी है तो फिर अलग अलग तरह के मैनेजमेंट की हमें जरूरत है। तो हम मुख्य रूप से जो मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पे, मुख्य रूप से जो मैनेजमेंट करते हैं मेन मेमोरी में, हम किसकी बात करते हैं, रैम। क्योंकि रोम तो रीड ओनली मेमोरी है और रोम में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए कोई मैनेज भी नहीं हो सकता। भाई आज अगर हम कहें, भाई सीधी से समझो कि अगर आपके पास में प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई किताब है, क्या उसमें आप किसी तरह का कोई मैनेजमेंट कर सकते हो, नहीं। वो तो अगर बात की लिखा हुआ जो है पहले से लिखा हुआ है,
लेकिन अगर आपके पास में नोटबुक है तो उस नोटबुक का मैनेजमेंट कर सकते हो। आपके पास 200 पेज है, 50-50 पेज में 4 सब्जेक्ट बांट लिए, ये एक मैनेजमेंट ही तो है। कि आप अगर हम किस तरीके से उस नोटबुक के पेजेस को यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे वहां से डेटा एक्सेस करेंगे, ये सब आपका पार्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। क्योंकि रैम के बारे में हम कहते हैं रैम इज रीड राइट मेमोरी। मेमोरी में डेटा रीड भी हो सकता है, मेमोरी में डेटा क्या हो सकता है, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि यहां इन्हें मैनेज करना। और मैनेज जब भी हम करेंगे तो या तो रैम की बात करेंगे या पॉपुलर रूप से कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। पहले ये हायरार्की लिख लो। हो गया नोट? अरे हो गया क्या नोट? जल्दी करो जल्दी। हम्म। हम्म, क्या? किसका? उनका काम वो तो क्या करते हैं, प्रोसेस के लिए प्रोसेस को मैनेज करते हैं कि कौन कहां से कहां जाएगा। वो प्रोसेस को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ मेमोरी को मैनेज करने का यूज कर रहे हैं कि कौन मेमोरी को कैसे यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वैसे तो हमने पढ़ लिया, लेकिन याद रखना, गोल्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। गोल्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन का उद्देश्य कि ऑब्जेक्टिव क्या है,
कि आप जो मेमोरी मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं उस मेमोरी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यार कि मेन दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला जो आपका कहते हैं कि नो वेस्टेज ऑफ, देखिए आपका मेमोरी, पहला उद्देश्य है कि जो मेमोरी है उस मेमोरी का क्या नहीं हो, वेस्टेज नहीं हो। ठीक है, हम कहते हैं नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, इट मस्ट बी, ठीक है, इट मस्ट बी यूज्ड इन इन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, हम कहते हैं कि मेमोरी, मेमोरी का वेस्टेज, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, मेमोरी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इसे 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 क्षमता अनुसार अनुसार उपयोग उपयोग किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। भाई जैसे सिंपल तरीके से समझो कि भाई आपने कहा कि नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी का मतलब, भाई आप कहेंगे कि साहब कि बारात लेके जा रहे हैं, अब बारात में जानने वाले 10 आदमी और तुमने बस कर ली बड़ी सारी, तो उसमें जो जगह थी उसका क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। कि हमने कहा कि बड़ी बड़ी जगह पर हमने छोटी प्रोसेस को अलोकेट कर दिया, तो इस तरीके से ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि उसमें फिर और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा थोड़ी है जाते टाइम रास्ते में सवारियां बैठा लेंगे। वेस्टेज ऑफ मेमोरी आपकी जैसे समझो कि मान लो कि और सिंपल तरीके से समझो, एक क्लासरूम में उसकी कैपेसिटी 50 जने की है और एक क्लासरूम है जिसकी कैपेसिटी 250 जनों की है। अब मान लीजिए एक बैच है, उसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 45। अगर मैं इसमें अलोकेट करूं तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है या इसमें 50 वाले में, क्योंकि वेस्टेज ऑफ मेमोरी क्या है, कम है। अगर मैं इसमें अगर वो उनको अलोकेट कर दूंगा तो एक तो क्या होगा, मेमोरी का वेस्टेज हो जाएगा और बचा हुआ स्थान किसी दूसरी प्रोसेस के लिए भी काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज तो वेस्टेज और आपका मेमोरी। सेकंड जो इसका पर्पज होता है कि यूटिलाइजेशन को हम कहते हैं कि एक तरीके से कहा गया कि एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, efficient utilization of memory so that it minimize internal and external fragmentation। तो हम कहते हैं कि कहा गया कि जैसे मेमोरी, मेमोरी को क्षमता के अनुसार, ठीक है, अनुसार उपयोग, उपयोग जिससे जिससे आंतरिक आंतरिक तथा बाह्य बाह्य फ्रेगमेंटेशन को कम किया जा सके। हम कहते हैं कि मेमोरी को सही तरह से यूटिलाइज करो जिससे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या हो सके, मिनिमाइज। हम इस पूरे मेमोरी मैनेजमेंट में प्रयास करते हैं किसको दूर करने का, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंट, या तो मिनिमाइज करना या दूर करना। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझो, हमने कहा कि 45 स्टूडेंट हैं, एक मेमोरी ब्लॉक 50 का है, दूसरा मेमोरी ब्लॉक कितने का है, 450।
ठीक है, अगर मैं इस 45 को इस वाले ब्लॉक में अलोकेट कर दूं तो हम कहते हैं कि 450 में से आपकी 445 यूज हुई, लेकिन 395 हम कहते हैं कि कितना 400 405 जो है वो अनयूज हो गया। ठीक है, अब एक नई रिक्वेस्ट आई मेरे पास में 95। इस ब्लॉक में 405 आपकी खाली है, क्या मैं इन 95 को इसमें आवंटित कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि ई के ब्लॉक में केवल कितनी प्रोसेस हो सकती है? ए। तो इस तरह की समस्या को कहा जाता है कौन सा? इंटरनल फ्रेगमेंट। हम कहते हैं पर्याप्त स्पेस होते हुए भी किसी प्रोसेस को आवंटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ब्लॉक में केवल कितनी प्रोसेस आ सकती है? एक आ सकती है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए मुझे आपके ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे समझो कि यहाँ पे ये 50 का ब्लॉक था, ये 50 का था, ये 50 का था, ये 50 का था, ये 50 का था, ऐसे समझो। ये मैंने यहाँ पे कुछ देर के बाद डिलीट कर दिया, ये खाली कर दिया, मतलब भरा हुआ था पहले, खाली कर दिया। तो यहाँ पे टोटल आपके, अब मुझे रिक्वेस्ट आई कितने की? 95। अब टोटल स्पेस कितना है? 100। अब मुझे कितने की जरूरत है? 95। क्या अलोकेट कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये स्पेस कैसा नहीं है? लगातार नहीं। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि जगह जगह पर ब्लॉक अवेलेबल होते हुए भी किसी प्रोसेस को आवंटित नहीं किया गया, क्योंकि ये स्पेस लगातार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई अब जो मैनेजमेंट हो, तो ऐसा मैनेजमेंट किया जाए जिससे, ठीक है, हमारी मेमोरी का क्या नहीं हो? वेस्टेज नहीं हो। ठीक है, साथ में हम किसको मिनिमाइज कर सकें? इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कम होगा तो मेमोरी का वेस्टेज भी क्या होगा? कम होगा। ये इसके गोल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे देखो, इन सभी कंसेप्ट को समझने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, जहां से पिछली बार क्वेश्चन आया। देखो समझो, ठीक है, पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको बता रहा हूं जो हमें समझना है। ठीक है, आजकल जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग होते हैं या डिजिटल होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में डेटा किसके रूप में होता है? किसके रूप में होता है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब जीरो, और बाइनरी का आधार कितना? 2। बाइनरी नंबर 2 ही होते हैं, जीरो, इसलिए बाइनरी नंबर्स का जो बेस होता है वो कितना होता है? 2। अब देखो, याद रखो, अगर 2 की पावर 0 होती है तो 1, 2 की पावर अगर 1 बोला जाए तो, 2 की पावर 2 बोला जाए तो, ठीक है, 2 की पावर 3 बोला जाए तो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 128, 2 की पावर 8, 256, 2 की पावर 9, 512। ये तो बेसिक है जो हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं 2 की पावर 10 कितना? 1024, और इसको मैं बोल सकता हूं 1K। देखिए, लगभग 1K बोला गया क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 क्या होती है? बाइट। तो इसको हमने 1K के रूप में डिफाइन किया है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि यहां पर आपको याद रखना है कि 2 की पावर 10 इक्वल्स टू होता है, ठीक है, आपका 1M। ठीक है, सॉरी, 2 की पावर 20। तो याद रखिए कि 2 की पावर अगर 20 बोला जाए तो किसके बराबर है? 1M। M का मतलब होता है मेगा। ठीक है, 2 की पावर 30 की बात करें तो 1G। G का मतलब के का। 2 की पावर 40 का मतलब 1T। T का मतलब टेरा। 2 की पावर 50 मतलब 1P। क्या आएगा? 1P। 1B का मतलब पेटा। 2 की पावर 60 मतलब
1E का मतलब एग्जा, यहां तक आपकी हार्ड डिस्क होती है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे समझो ये तो हमने बता दिया। अब हमारी जो भी मेमोरी होती है, हमारी जो भी मेमोरी आपके यहाँ पे होती है, देखो समझो कि हमारे पास में जो भी मेमोरी अवेलेबल होती है, ये मेमोरी दो तरह से डिफाइन होती है। या तो मेमोरी जो होती है, या तो आपकी कैसी होती है, बाइट एड्रेसेबल, आपने सीओए में अगर किसी ने पढ़ा हो तो। या फिर अगर आपकी मेमोरी जो होती है वो कैसी होती है, वर्ड एड्रेसेबल। बताओ, क्या बाइट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है क्या? क्या बाइट की वैल्यू फिक्स होती है? किसी भी कंप्यूटर में चले जाओ, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, ये फिक्स है। लेकिन वर्ड की साइज फिक्स नहीं होती है। बताओ, क्या वर्ड की साइज हर कंप्यूटर में फिक्स होती है क्या? नहीं। तो किसी कंप्यूटर में वर्ड साइज 8 बिट है, किसी में 32 बिट है, किसी में 64 बिट है, किसी में 128 बिट है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द एग्जैक्ट साइज ऑफ वर्ड। वर्ड की साइज एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादातर सिस्टम हम यूज करते हैं, उनमें जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। इसीलिए हम तो किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट ऐसा यूज करते हैं। अब देखो समझो, ये आपके पास में कोई भी मेमोरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी का मतलब मैंने बताया कि मेमोरी का मतलब किससे है, रैम से। अब रैम की एक चिप है, ये रैम चिप है। अब नॉर्मली हमें तो एक ही चिप के रूप में हमें वो दिखाई देती है, लेकिन रैम जो बनी होती है वो मल्टीपल चिप से बनी होती है। क्योंकि रैम एक प्रकार की कौन सी मेमोरी है, सेमी कंडक्टर मेमोरी। और सेमी कंडक्टर मेमोरी का निर्माण होता है आईसी से। किससे निर्माण होता है, आईसी। तो आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप या माइक्रो चिप। तो रैम का निर्माण जो किया गया है वो बहुत सारी चिप से मिलाकर किया गया है। तो यहां पर देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई भी रैम आपकी दी गई है, तो ये इस तरीके से हम कहते हैं कि किसी भी रैम की कहानी को आपका दिया गया है, और इस रैम में मल्टीपल चिप्स हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा हमने कहा कि आपकी मल्टीपल चिप्स आपकी हो सकती है। ठीक है, और इन्हें हम डिनोट कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इस तरीके से मेमोरी को हमने यहां पर क्या किया है, डिवाइड किया गया है। अब यहां से एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए रैम, एक रैम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितनी चिप की संख्या की जरूरत है। जैसा पहले पिछली बार भी एक ऐसा सवाल आया था। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपके रैम, आपके सिस्टम में सीपीयू की वर्ड साइज ये हो, ठीक है, और प्रत्येक वर्ड जो है इतने बिट का हो, तो आपको बताना है कि कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो दो सवाल बनेंगे यहां से पहले, कि पहला रैम की कैपेसिटी निकालना, ठीक है, और दूसरा सवाल जो बनेगा कि कितनी चिप की हमें आवश्यकता होगी। जैसे बोल दिया 4 GB की रैम बनाने के लिए आपको कितनी चिप की जरूरत होगी, अगर प्रत्येक वर्ड 8 बिट का हो तो, ऐसा बोल देंगे। तो ये जैसे मैं बोलूँ ना कि अगर इस क्लास में आपको इस क्लास में 400 विद्यार्थियों को बैठाने के लिए कितनी बेंचेज की जरूरत होगी, अगर हर बेंच पे 4 विद्यार्थी बैठाने हो तो। सेम क्वेश्चन है ऐसे, कि अब रैम की कैपेसिटी दे दी कि 4 GB रैम बनाने के लिए कितनी चिप की जरूरत होगी, अगर प्रत्येक चिप की साइज 16 बिट हो तो। कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपके जैसे कहा गया कि हम कहते हैं कि टोटल मान लीजिए 8 वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल से बता रहा हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए एक आपका सिस्टम है जिसमें हमें कितने वर्ड को यूज करना है टोटल, और हम कहते हैं कि ईच वर्ड साइज इज आपके कितने बिट, 16 बिट।
हमें हमें 8 वर्ड को स्टोर करना है, और हमें आपके प्रत्येक वर्ड की बात करें तो कितने बिट का दिया गया है? 16 बिट। मतलब इसके अंदर टोटल कितने बिट स्टोर होगी? 16। इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16। 8 वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है। प्रत्येक वर्ड जो है वो कितने बिट का है? 16। अब आपको निकालना के लिए क्या बोला? जैसे बोल दिया गया कैपेसिटी ऑफ। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया गया? मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा तरीका, जैसे बोला कि इस क्लास में 100 बेंच है, हर बेंच में 4 जने बैठ सकते हैं, कैपेसिटी ज्ञात करो 400। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका कहा गया, तो कैपेसिटी कैसे निकालोगे? ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन मेमोरी, कि मेमोरी में टोटल कितने वर्ड हैं? 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, गिवन है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। किससे मल्टीप्लाई कर देना? वर्ड की साइज से। ठीक है, याद रखना वर्ड साइज हर सिस्टम की अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रत्येक सिस्टम की वर्ड साइज क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे इसकी 16 बिट है तो 16 बिट होगी। ठीक है, दूसरे की 32 हो सकती है, किसी की 64 हो सकती है, किसी की 128 हो सकती है। तो अगर कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अब कैपेसिटी इक्वल्स टू 8 इंटू आपका कितना हो गया? 16। ठीक है, ये हमारी क्या निकल जाएगी? कैपेसिटी। ठीक है, आपको बिट्स में बोल सकते हैं, बाइट्स में पूछ सकते हैं, तो आप क्या 8 इंटू 2 बाइट्स लिख सकते हो इसको? हाँ या नहीं? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए एक बाइट में कितने बिट होती है? 8 बिट। तो हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितने बाइट्स होगी? 16 बाइट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहां पर यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर पूछ लिया जाए, ठीक है, आपको एक चीज तो यहां पे दिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट चीज आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें मेमोरी की बात की गई है, ठीक है, आपके मेमोरी को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपका टू रिप्रेजेंट, ठीक है, टू रिप्रेजेंट 8 बिट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आपके यहां पे हमने कहा कि यहां रिप्रेजेंट आपको करना है, सॉरी, 8 वर्ड्स ऑफ मेमोरी। कितने वर्ड की मेमोरी है? 8 वर्ड की क्या है? मेमोरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपको कह दिया गया कि मान लीजिए एक मेमोरी है और उस मेमोरी में टोटल कितने वर्ड दिए गए हैं? 8। आपको दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी बाइनरी बिट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, बाइनरी बिट्स रिक्वायर्ड। तो बाइनरी बिट को रिक्वायर्ड आपसे बोला जाए तो आपको क्या कर देना है? 2 की पावर्स में इसको क्या कर देना है? चेंज कर देना है। जैसे कैसे चेंज करोगे? ठीक है, आपको दिया गया 8, क्या दिया गया है? वर्ड्स। क्या दिया गया है? वर्ड। ठीक है, 2 की पावर किस में चेंज कर देना है? एन में। तो हम कहते हैं कि 2 की पावर एन जो होगा वो कितना? 8 को क्या लिखेंगे? 3। तो कितने बिट की जरूरत होगी? 3 बिट की जरूरत होगी। ठीक है, अगर बाइनरी वैल्यूज में कैलकुलेट करना है तो आपको कितने बिट की जरूरत पड़ी? 3। जैसा समझो, यही ऐसा समझो, 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए? 3। 16 को 4, 32 को 5, ये याद रखना। पहले लिखो, फिर क्वेश्चन से समझाता हूं कैसे क्वेश्चन आता है। पीछे क्या है? पीछे तो कुछ है ही नहीं, ये तो लिखा हुआ होगा तुम्हारा। हाँ, लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी।
इस बार तुम्हारी वजह से मेरा भारी नुकसान हो गया। हम्म। भाई मुझे पहले पता होता कि टेस्ट सीरीज देने नहीं आएंगे बच्चे, तो मुझे वो क्लासरूम बनाना नहीं पड़ता। और उस क्लासरूम के सेटअप करने, रेंट देने में 15 लाख रुपए खर्चा हो गया है। और टेस्ट देने तो पहले हमेशा आज तक ये हुआ है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आई है संख्या बढ़ गई है। इस बार उल्टा हो रहा है, घट रही है। और इतने ही पास होते हैं लास्ट में। ठीक है, इसलिए आप सीटों को लेकर मैं बता रहा हूं ना कि सीटें खाली जाएगी। ठीक है, केवल जनरल ओबीसी की सीटें भरेगी, बाकी सीटें बढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं बता रहा हूं ना ये। हम्म। अब तुम खुद देख लो ना स्थिति। मैं 1450 बच्चे तो केवल ऑफलाइन है, ऑफलाइन एडमिशन वाले 1450 बच्चे हैं 2 साल के अंदर। और जबकि ये नहीं कि वो घर चले गए, वो सब यहीं घूम रहे हैं, कि यहीं घूमते रहते हैं। ये भी नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अगर ऑनलाइन वो पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन वाले कहाँ हैं? भाई अभी भी देखो ना कि 47 जने देख रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन वाले कहाँ हैं? ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि ये जो जेन जी जनरेशन शुरू हुई है ना, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, रिजल्ट खराब आने का पहले भी तो एग्जाम होते थे। पहले तो संख्या 20-20 लाख जने फॉर्म भरते थे, फिर भी जने पास होते थे। ठीक है, पहले भी तो पास होते थे, पहले भी पेपर कठिन आते थे। अब 40% भी नहीं आ रहे, तो उसका रीजन क्या है? कि हम उस लेवल की मेहनत ही नहीं कर रहे जिस लेवल की मेहनत की क्या है जरूरत। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पुराने पेपर सॉल्व कर लो। कल भी बोला उन्होंने कि पुराने पेपर्स, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि क्या नाम है, कहीं कहीं किसी की किताब की कोई जरूरत नहीं है, पुराने पेपर सॉल्व कर लो। सही बात है, अभी भी जो पेपर आ रहे हैं वो पुराने पेपर में से ही आ रहे हैं, बस केवल पूछने का क्या बदला है, तरेगा। पहले सिंगल लाइन वाले थे, अब कथन कारण में मिलान करने वाले और सही गलत वाले हैं। लेकिन सवाल कौन से? पुराने वाले। लेकिन नया क्या होगा 1857 की क्रांति में? अब नया क्या होगा है? बताओ, कुछ नया हो सकता है क्या? अब कुछ नहीं हो सकता, जो है वही रहेगा। इसलिए बहुत अच्छा मौका है आपके पास में नौकरी लगने का। और जैसे मैं सूचना सहायक में कहता था कि कंपटीशन कठिन है। रीजन क्या? सूचना सहायक का जो कोर्स है वो थोड़ा सा कोर्स है, और वो नॉन टेक की बढ़ती है, टेक्निकल की बढ़ती मैं मानता ही नहीं उसको। वो नॉन टेक की बढ़ती है कि उसमें ले दे के मुश्किल से केवल 10 सवाल हटा दो, केवल 10 सवाल हटा दो जो आपके कह सकते हैं कि नॉन टेक वाला नहीं कर सकता। लेकिन वो 10 सवाल वो आराम से खींच सकता है रीजनिंग में। रीजनिंग में तो वो नॉन टेक की बढ़ती है, वो टेक की बढ़ती रही नहीं। उसमें ये ना डीबीएमएस आता, ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आता, ना कोई सेड आता, ना कोई जावा आती, बस ले देखिए एक सी आती है, और सी में भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इस बार देखिए ना, तो सीईटी में उड़ा देंगे ये, सीईटी में ही उड़ा देंगे सबको। और सब 10+2 में तो हवा ही नहीं लगने देंगे। तो 10+2 का पेपर ज्यादा कठिन है, क्योंकि उसमें साइंस भर भर के साइंस है। और ग्रेजुएशन इसलिए उड़ा देंगे क्योंकि उसमें जीके भर भर के है। तुम कहां तक जाओगे? भारत का संविधान पढ़ोगे, राजस्थान का संविधान पढ़ोगे, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट हैं उसमें। ठीक है, उन्हें कवर करना बहुत मुश्किल है। आपने पढ़ भी लिया तो पता चला कि सारे ही सवाल करंट और इकोनॉमिक्स सर्वे के आगे 38 सवाल तक आ जाते हैं आरएस में, इकोनॉमी सर्वे और करंट। उसका पूरा सिलेबस कौन सा? आरएस प्री का ही तो सिलेबस है पूरा। तो ग्रेजुएशन लेवल में तो और मुश्किलें हैं। इसलिए इन्होंने बढ़िया सेट कर दिया 40% और नेगेटिव। हम्म। जैसे हरियाणा में नहीं है क्या?
हरियाणा में जो सीटी पास हो जाता है उसकी नौकरी पक्की। सब सीटी में उड़ा देते हैं हरियाणा वाले। हम्म, केवल राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जिसका जीके इतना बड़ा है, बाकी किसी भी स्टेट में जीके है ही नहीं। सब। और कट ऑफ देखो इस बार यूपीएसआई की कट ऑफ देखो है 92%। 160 में से लगभग 138-42 क्वेश्चन तक गई है। लो भैया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्या होता है? हम्म, एक पूछ रहा था सुबह इंडिया जीके कैसे पढ़े, मैं सिलेबस नहीं पता, कैसे तैयारी कर रहे हैं हम। हम्म, हाँ, अरे ये खाली रहे हैं। अगर सीट बढ़ने, नहीं, ओबीसी में ये मानो कि ये जो जितनी सीटें बढ़ी है उसकी 50% से ज्यादा सीटें जनरल और ओबीसी की है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, रूल है 50% का नियम, कि आपका मान लो एग्जाम हुआ तब तक ये सीटें और बढ़ाई जा सकती है। इन केस मान लो कि ये एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया, जून के अंदर यहाँ पे स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा। अब सरकार के पास दो ऑप्शन है, या तो नई भर्ती करवाएं या पुरानी भर्ती में ही पदों को क्या कर दिया जाए। अभी लैब में देखो ना 500 पद बढ़ गए। ठीक है, ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें पद नहीं बढ़े हैं अभी? ठीक है, चाहे लाइब्रेरियन देख लो, चाहे पीटीआई देख लो, अभी सेकंड ग्रेड में डबल से हो गए पद। पहले 4,500 थे, 4,500 और बढ़ गए, लगभग 9,000 हो गए। तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं ना कि पद बढ़ने को का भी फायदा उसी को है जिसके 40% आए हुए होंगे। जिसके नहीं आए होंगे उसके लिए तो 40,000 भी आ जाएंगे तो कोई भी नहीं आए। और कंपटीशन देख, कहाँ कंपटीशन है इसमें। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, 3600 पदों के लिए 65 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। अब असली कंपटीशन वो होता है 3600 पोस्ट के लिए 65 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। यहाँ 3600 पदों के लिए 66,000 दे रहे हैं, मुश्किल से इतने ही देंगे एग्जाम, कोई ज्यादा थोड़ी देंगे एग्जाम। हम्म, हो गया नोट? चलिए देखो समझो, देखो यहाँ पर इसमें बस ये फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूले पे कभी कैपेसिटी दे देंगे, कभी वर्ड साइज दे देंगे, तो तीन में से कोई भी दो चीज देकर तीसरी चीज को क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो किया गया है, ठीक है, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स, उस सिस्टम में नंबर ऑफ वर्ड दिए गए 128 के वर्ड्स। एक सिस्टम है जिसमें आपके 128 के आपको क्या दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं। और आपको कहा गया कि हर वर्ड जो है, ठीक है, हम कहते हैं कि आपका वर्ड साइज, ठीक है, वर्ड साइज ऑफ ईच वर्ड, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, आपका नंबर ऑफ
नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड। ठीक है, आपको वर्ड साइज दी गई है कि जो प्रत्येक शब्द है वो आपके कितने बिट का है, 32 बिट का। ठीक है, आपको बताना है कि साहब इसकी कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी। सॉल्व करो। हम्म, और कुछ? अभी बताया मैंने कि कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू क्या कर दो, वर्ड साइज। अगर आप यहां पे देखोगे तो 128K इंटू 32 क्या लिखा हुआ है, बिट्स। ठीक है, हमेशा याद रखिए सबसे पहले जो बिट में दिया हुआ है उसको किस में चेंज कर लो, बाइट में। क्योंकि हमने कहा कि मेमोरी जो आजकल यूज करते हैं वो बाइट एड्रेसेबल होती है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, 128 इंटू, ठीक है, 2 की पावर 10 इंटू आपका क्या लिख सकता हूं, 4 बाइट। लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ या नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख दूं, अब सबको 2 की पावर में लिख दो, 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 2, किस में हो गया, बाइट में। बाइट का मतलब 2 की पावर 19 क्या हो गया, बाइट। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 9 गुणा 2 की पावर 10 बाइट। ये क्या होता है, केबी। क्या होता है, 2 की पावर 512 किसमें हो गया, केबी में हो गया। भाई आपको ये पता है ना कि 1 केबी बराबर 1 केबी बराबर 1024 बाइट, और ये किसके बराबर होता है, 2 की पावर 10। ऐसे हम कहते हैं 1 MB बराबर 1024 गुणा 1024 बाइट, ये किसके बराबर हो गया, 2 की पावर 20। ऐसे हम कहते हैं 1 GB बराबर 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट, ये किसके बराबर हो गया, 2 की पावर 30। ठीक है, तो याद रखना कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको आ गया वो एक और क्वेश्चन करो। ठीक है, आपके मेमोरी जो दिया गया है, नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, 256 M। ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें आपके नंबर ऑफ वर्ड की बात करें तो 256 M वर्ड। M का मतलब होता है मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख। अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 2 की पावर, M का बराबर, M देखो, K का मतलब 2 की पावर 10, M का मतलब 2 की पावर 20, Z का मतलब 2 की पावर 30। ठीक है, आपको कहा गया कि एक मेमोरी है जिसमें टू आपके इतने वर्ड्स आपको दिए गए, 256 M वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, साइज की बात करें, ठीक है, हम कहते हैं कि आपकी साइज ऑफ ईच वर्ड कितना बाइट दिया गया है, 16 बाइट्स। आपको बताना है कि कैपेसिटी कितनी होगी। हम्म,
अरे कितना आया? देखो सिंपल ही तो है। ठीक है, आपकी जो कैपेसिटी गिवन है कि कैपेसिटी 256 एम इंटू 16 क्या दिया हुआ है, बाइट्स। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 4 क्या होता है, बाइट्स। ठीक है, 20 और 28 और 4 32। ऐसे लिख दो, 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 30 किसके बराबर, बाइट्स। ठीक है, 2 की पावर 4 मतलब 16 और 2 की पावर 30 का मतलब जी भी बोल दो। हाँ, अरे हाँ तो कर लो तो तुम, मैं लिख। 32 है ना, तो 2 की पावर कितना बच गया, 2, तो 4, बस। अरे तुम पहले सारे जोड़ के कर लो, चाहे एक ही बात है। वो 2 की पावर 32 को लिख के टुकड़े कर लो या फिर डायरेक्ट लिख लो। आ गया आंसर? अरे आगे क्या? तो याद रखना, यहां से अगर आपको वर्ड साइज दे दी जाए, नंबर ऑफ वर्ड्स दे दिए जाए, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि मेमोरी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए कि भाई इतने शब्द, भाई सिंपल सा कंसेप्ट मैंने समझा कि भाई जैसे क्लास में 100 बेंच है, प्रत्येक बेंच में 4 जने बैठ सकते हैं, तो क्षमता कितनी हो गई, 400। अब मैं बोला कैपेसिटी 400 है, प्रत्येक बेंच पे 4 बैठ सकते हैं, बताओ कितनी बेंच चाहिए, 100। बस दो तीन में से दो चीज गिवन है, तो तीसरी हम अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो समझो। ठीक है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रैम चिप। ये तो हमने बेसिक मेमोरी की बात करी। अब रैम चिप का क्रियान्वयन कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। मुझे रैम चिप बनानी है। मैं ऐसा तो चार, हम आपने कहा 4 GB की रैम बना दो, लेकिन कैसे बनाओगे 4 GB की रैम? आपको सोचना पड़ेगा कि 4 GB की रैम बनाते समय कितनी चिप की जरूरत होगी, क्योंकि रैम में आपकी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें बहुत सारी किसका यूज किया है, आईसी का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, मेन मेमोरी को हमेशा याद रखे कि मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जब भी मुख्य मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए, ठीक है, तो मुख्य मेमोरी को किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, आपके रैम चिप के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। कभी भी आपके मेमोरी शब्द की बात हो रही हो, मेमोरी को क्रियान्वयन करने की बात हो रही हो, मेमोरी का निर्माण करने की बात हो रही हो, तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं, रैम चिप का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले समझो। तो ये आपका एज्यूम करिए कि रैम चिप की साइज मान लो 128 बी है।
ठीक है, आपने कहा कि रैम में एक चिप लगी हुई है और उस चिप की साइज जो है वो कितने बाइट है, 128 बाइट है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि एक मेमोरी कैपेसिटी है जिसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, हम कहते हैं कि आपका यहां पे, ठीक है, आपने कहा कि टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज ए मेमोरी, ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कितना, 16 केबी। इसको समझिए कि यहां पर ऐसा बोला गया है कि आपको एक रैम चाहिए, आपको एक रैम चाहिए और उस रैम की कैपेसिटी कितने जीबी, कितनी होनी चाहिए, 16 केबी। आप 16 केबी की रैम चाहते हैं और उस रैम में प्रत्येक जो चिप लगी है उसकी क्षमता कितनी चाहते हैं, 128 बाइट चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, हाउ मैनी रैम चिप आर रिक्वायर्ड, कि कितनी रैम चिप की आवश्यकता होगी आपको। कि पहला सवाल बनता है कि कितनी रैम चिप की यहां पर आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहां पे देखो, समझो कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहां पे हम कहते हैं कि आपका कहा गया कि 128 बी, आप कह रहे हैं रैम कैसी होगी, जैसे मान लो रैम चिप ये है, इस रैम चिप के अंदर हमने कहा कि आपके इस तरीके से आपके भाग होंगे, ऐसे पार्ट, ठीक है, मल्टीपल पार्ट आपके बने होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं कि इस तरीके से मल्टीपल ब्लॉक्स बने होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने कहा, तो हमने कहा कि यहाँ पे ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से यहाँ पर ये लास्ट में कितना हो गया, 127। ठीक है, हमें यहां पर इस तरीके से यूज किया, अब ऑर्गेनाइज करना है। अब बताओ आपको कितने कैपेसिटी की रैम चाहिए, अरे कितने कैपेसिटी है, कितने, 16। अब और सिंपल तरीके से मुझे 400 कैपेसिटी का रोम चाहिए। 400 कैपेसिटी, हम कहते हैं 400 विद्यार्थियों को बैठाने का एक क्लासरूम हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और हमने कह दिया कि प्रत्येक क्लासरूम की जो साइज है प्रत्येक आपके क्लास, उस क्लासरूम में लगने वाली बेंच की साइज होगी वो 4। कि हम कहते हैं कि उसमें केवल 4 ही जने एक बेंच पे बैठ सकते हैं। जैसे सेकंड दे दिया गया कि भाई, पहले हमने कहा कि हमें 128, सॉरी, हमें मेमोरी कितने केबी की चाहिए, 16 केबी, और प्रत्येक चिप के अंदर कितनी डेटा स्टोर करना चाहता हूं, 128 बाइट। तो टोटल बताओ कि मुझे कितनी चिप की जरूरत है। तो याद रखना कि इसमें क्या हो गया कि नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड, बताओ कैपेसिटी, आप कहते हैं कि ऊपर तो क्या लिखना है, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी कितनी गिवन है, तो कैपेसिटी कितनी गिवन है आपको, 16 केबी। और आपको प्रत्येक चिप की साइज, रैम चिप साइज की कितनी दी गई, 128 बाइट। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। हम्म, अरे कैसे भाई, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर क्या लिख सकते हो, 10, अपॉन में कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 7। ये ऊपर बी है, ये बी से बी कट गया। अब बताओ कि 7 से ये कट गए तो 3 बच गए वहां, 2 की पावर कितना, 7, 2 की पावर 7 मतलब 128, सही है। देखिए भाई, सिंपली आपको कहा गया 400 की क्षमता वाला क्लासरूम बनाने के लिए प्रत्येक बेंच अगर 4 जनों की हो तो टोटल कितनी बेंच चाहिए, 100। ठीक है, तो ये लिखो, फिर क्वेश्चन बताता हूं कैसे आते हैं।
अरे हो गया नोट। अरे हो गए नोट। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, रैम चिप साइज जो दी गई है, ठीक है, रैम चिप साइज जो दी गई है वो आपको दी गई है 256 गुणा, ठीक है, 2 बिट्स। ठीक है, आपको रैम की जो चिप की साइज दी गई है 256 गुणा आपका ये। अगर रैम साइज जिसने पढ़ रखा हो, अगर मेमोरी में याद हो तो मैंने लिखवा रखा है m×n। m का मतलब होता है यहाँ पे चिप की साइज, n का मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका प्रत्येक वर्ड जो कितने बिट का है, 2 वर्ड का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें 2 वर्ड आपके, जो 2 बिट का वर्ड आपका यूज किया गया है। ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी, ठीक है, आपको दी गई है मेमोरी कैपेसिटी। ठीक है, आपको मेमोरी कैपेसिटी गिवन है 64 KB। 64 KB मेमोरी कैपेसिटी दे देगी। अब आपसे पूछा गया कि हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी रैम चिप्स आर रिक्वायर्ड, कितनी रैम चिप की आवश्यकता होगी। सॉल्व करो। सॉल्व करो, फॉर्मूला बता चुका हूं। बस जोड़ करना है, जोड़ करके भाग देना है। अरे हो गया आंसर। भाई देखो, नंबर यहाँ पे ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी। कि आपकी जो टोटल कैपेसिटी होती है वो, ठीक है, जो भी टोटल कैपेसिटी आपको गिवन है वो प्लस आपकी कैपेसिटी ऑफ वन चिप। क्या दी गई है? कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, वन चिप। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? देखो, 256 गुणा 2 का मतलब है इसमें 256 वर्ड है और प्रत्येक वर्ड कितनी बिट का है? 2 बिट का। इसका मतलब यह है कि 256 टोटल शब्द हैं, प्रत्येक शब्द कितने बिट के हैं? 2। अब 256 इंटू 8 हो सकता है, 256 इंटू 16 हो सकता है, कुछ भी आपको गिवन है।
तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टोटल, आपको दिया हुआ है 64 KB दिया हुआ है, और नीचे की कहानी पे हम दिया हुआ है 256 गुणा 2, आपको क्या दिया गया है, बिट्स दिया गया है। अब देखो यहाँ पे जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो या तो ऊपर वाले को बिट में चेंज कर लो या नीचे वाले को केबी में चेंज। तो हम ऊपर वाले को 64 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 3 किस में चेंज हो गया, बिट्स में। भाई आप सभी को पता है कि 1 KB बराबर होता है 1024 किसके बराबर, बाइट्स। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट्स। और जब भी यहाँ पे एक बाइट की बात करें तो वो किसके बराबर होती है, 8 बिट्स, जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हम कहते हैं कि 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 3 क्या हो गया, बिट्स। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ। ठीक है, नीचे आपका दिया हुआ है इस तरीके से, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 8 गुणा 2, आपकी क्या लिखा हुआ है, बिट्स। बिट्स से बिट्स कट गया। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 8 और 1 कितना हो गया, 9। ठीक है, 9 से मिटा दो तो यहां पर केवल कितना बच गया, 2 की पावर 1, ऊपर 1 ही बच गया। तो ऊपर कितना बच गया, 2 की पावर कितना 6 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 3, 2 की पावर 10 हो गया। 2 की पावर 10 किसके बराबर होता है, 1024। तो हम कह रहे हैं 1024 चिप की हमें क्या है, जरूरत है। तो अब यहां पर रिवर्स भी दे देंगे क्वेश्चन, आपको बोल दिया 1024 आपके चिप से बनने वाली मेमोरी कैपेसिटी, जिसके अंदर प्रत्येक चिप की साइज आपकी 256 गुणा 2 है। तो बताओ कि प्रत्येक चिप की साइज कितनी होगी, वो मल्टीप्लाई जो अभी हमने करा। अभी हमने जो सॉल्व किया था अभी कुछ समय पहले क्या किया था, कैपेसिटी निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ कैपेसिटी एक चिप की निकाल रहे थे, और यहां पर हम उस कैपेसिटी के बेस पर क्या निकाल रहे हैं, संख्या, कि इतनी जरूरत हो। अब आजकल आप सोचो कि हम कहते हैं कि 64 GB की रैम आती है, तो 128 GB की रैम आती है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना आजकल जो रैम आती है इतने GB की आती है, तो कितनी सारी चिप इंटीग्रेट की गई होगी उसमें। ठीक, कितनी सारी चिप का यूज किया गया होगा, और प्रत्येक चिप के अंदर स्टोर की जाने वाली वर्ड की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा। आजकल होता है ना 32 बिट, 64 बिट। ठीक है, तो आजकल हम 32 बिट 64 बिट का यूज कर रहे हैं, 128 बिट का यूज कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं ना ये 2 बिट है, देखो इसका मतलब 256 गुणा 2। तो यहाँ पे टोटल आपने कहा कि चिप, टोटल चिप कितनी होगी, 1024। ऐसा हम कहते हैं 1024 चिप होगी। हर चिप के अंदर हम कहते हैं कि बिट कितनी होगी, केवल कितनी, 2 बिट की बनेगी। ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन होता है इस वाले भाग में। ठीक है, तो हम कहते हैं 2 2 बिट के यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स आपके यहाँ पर बनेंगे। तो इस तरीके से देखो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि रैम की चिप क्या होती है और उसे इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेमोरी को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ये याद करो। कल हम यहाँ पर आपके पढ़ेंगे आगे प्रोग्राम को लोड कैसे करते हैं, स्टैटिक लोडिंग क्या होती है, डायनामिक लोडिंग क्या होती है। ठीक है, धीरे धीरे हम मेमोरी का ये जो पार्ट दिया हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपके सीईओ में भी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी बोल देते हैं, ये सीईओ का पार्ट भी है, आपके मेमोरी मैनेजमेंट का भी पार्ट है। ठीक है, तो इतना याद कर लो।